और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के दो बयानों के साथ, जिन्होंने सियासी घमासान का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिस पर जुबानी तलवारें खिंची हुई। पहला बयान बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। दोनों ही जगह प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो संपत्ति से लेकर मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे और ये सब चीजें ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट दी जाएंगी। आरोप गंभीर था तो कांग्रेस से लेकर समूचा INDIA गठबंधन पलटवार पर उतर आया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। प्रचंड गर्मी में बयानों के गर्म झोंकों से सियासी माहौल उबल रहा है। घुसपैठियों को बांटेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोसकर बांट रहे हैं। तपिश वाली चिंगारी उठी प्रधानमंत्री मोदी के दो बयानों से। पहला बयान राजस्थान से, जिसमें मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आई तो वो आपका पैसा उनमें बांट देगी जिन्हें मनमोहन सिंह देश की संपत्ति का पहला हकदार मानते हैं। तो दूसरा बयान अलीगढ़ की रैली से आया, जहां उन्होंने लोगों को साफ चेतावनी भरी घुट्टी पिलाई कि कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति पर पंजा मारेगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। वार हुआ तो कांग्रेस से लेकर INDIA गठबंधन ने एक साथ जुबानी पलटवार का आयरन डोम मोदी के खिलाफ खोल दिया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर BB श्रीनिवास, संजय राउत से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने कमान संभाली। किसी ने कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो किसी ने कहा हार का डर बिल्कुल साफ है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। ये जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी। प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान के पीछे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाया। पीएम मोदी पहले ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता चुके हैं। अब उसी को आधार बनाकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सबकी संपत्ति की जांच कराएगी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांटेगी। पीएम के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जुबानी बारूद चढ़ाया। कहा कांग्रेस बताए घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं, तो कांग्रेस बोली कि बीजेपी बताए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान कहां है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। मेरी चुनौती है मोदी जी आपको, भारत के प्रधानमंत्री को और भाजपा को, हमारे घोषणा पत्र का वो पेज दिखाओ, वो लाइन दिखाओ जहां हमने ये कहा हो कि हम सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन ये मामला यहीं पर थमा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बयान और मैनिफेस्टो को आधार बनाकर एक और बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस आई तो माताओं बहनों के मंगल सूत्र पर संकट खड़ा हो जाएगा। इस पर भी जबरदस्त घमासान है। पीएम मोदी ने कल महिलाओं की सबसे अहम चीज मंगलसूत्र को आधार बनाकर भी कांग्रेस पर जुबानी वज्र चलाया था, तो कांग्रेस की बात निकली तो मंगलसूत्र तक भी गई। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस वाले मां बहनों का मंगलसूत्र तक बेच देंगे। कांग्रेस से लेकर सहयोगियों ने पूछा, ये कैसी भाषा है? क्या चुनाव आयोग देख रहा है? आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। भवानी माता नहीं चलेगी, भवानी माता महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता है। आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हो, लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? नेताओं के बयान बता रहे हैं कि मुद्दे हवा हैं और चुनाव में फिलहाल एजेंडा ही सबसे बड़ी दवा है। अब किसकी दवा जनता पर असर करेगी, ये 4 जून को पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी का फोकस अचानक हिंदू मुसलमान पर क्यों शिफ्ट हो गया? संपत्ति के बंटवारे पर तीखा रवैया उन्होंने क्यों अपना लिया? यहीं से कई सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि क्या पहले चरण में हुई कम वोटिंग से बीजेपी परेशान हो गई? दूसरा यह कि क्या बीजेपी को जीत का अंतर कम होने का खतरा दिखाई देने लगा है? सवाल यह भी कि क्या आगे वोटिंग बढ़ाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बयान दिया कि उनके वोटर निकल कर आए? कहीं यह कांग्रेस की घेरेबंदी पर मजबूत प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है, या फिर बीजेपी जो आरोप लगाती रही है कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस प्रोपेगेंडा पर यह प्रचंड प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है? और आइए अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको आधार बनाकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो संपत्ति पर पंजा मार देगी? तो उसके पीछे है राहुल गांधी का तेलंगाना में दिया गया एक बयान। उस बयान में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आपको हम वो भी बताते हैं। जरा ये देखिए एक एक करके। उन्होंने 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में आर्थिक असमानताओं पर चिंतन। उन्होंने 7 अप्रैल को तेलंगाना में सर्वे का वादा किया था। पहले 16 मार्च को भी महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, जाग जाओ आपको लूटा जा रहा है, उन्होंने कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो सर्वे कराएंगे। जातिगत जनगणना और वेल्थ सर्वे कांग्रेस पार्टी आकर कराएगी। वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण भी हम कराएंगे। सर्वे से लोगों की संपत्ति का पता चलेगा, यह राहुल गांधी ने कहा था। यह पता चलेगा कि देश के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। और आइए अब आपको इसी से जुड़ा हुआ 7 अप्रैल का राहुल गांधी का बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इतना बड़ा सियासी मैदान तैयार कर दिया है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो बात ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण तक पहुंच गई, तो यह भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर मुस्लिम जमात ने इस सियासी संग्राम को किस तरह से लिया है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाम, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। 14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे 24 के लोकसभा चुनाव का पहला फेज गुजर चुका है और दूसरा फेज 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को है। इस चुनाव में गारंटी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन इस चुनावी गारंटी के बीच 23,000 युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया। एक तरफ पश्चिम बंगाल के शिक्षकों का भविष्य है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले दीदी के राज में हुए भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। जरा याद कीजिए लाल लाल और हरे हरे उन नोटों के ढेर को जब अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खियां बनी थी। जरा याद कीजिए उन नोटों के ढेर को जब टीवी चैनलों ने इसे कई दिनों तक हेडलाइन बनाया। जरा याद कीजिए वो वक्त जब ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर छापेमारी में 21 करोड़ रुपए कैश से ज्यादा बरामद किया था। एक बार फिर पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार की यह कहानी सुर्खियों में है। करोड़ों रुपयों के घोटालेबाज तो जेल की सलाखों में हैं, तो अब भी जांच जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भर्ती हुए शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में चला गया। 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती रद्द। हजारों शिक्षकों के भविष्य का क्या होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल के जरिए की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया और 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां रद्द हो गईं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है
और डायरेक्शन दिया है कि फ्रेश प्रोसेस होगा। जब 24 के चुनाव में गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और चुनाव का पहला फेज गुजरा ही है कि कोर्ट ने दीदी के राज में भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट मार दी। हजारों शिक्षक अचानक से सड़क पर आ गए। सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि कोर्ट ने साफ कहा है कि 2016 से अब तक भर्ती हुए शिक्षकों को सैलरी 12% ब्याज के साथ लौटानी होगी। अब पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक घोटाले के पूरे मामले को समझिए। साल 2016 में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 23 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। 24,640 शिक्षकों के पद खाली थे, लेकिन 25,753 नियुक्ति पत्र बांटे गए, यानी 1,113 नियुक्ति पत्र ज्यादा दिए गए। हर उम्मीदवार से 5 से 15 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। चूंकि 24 का चुनाव है, हर पार्टी वोटों की सियासत में जुटी है। ममता बनर्जी बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार जमकर प्रहार कर रही हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपनी सरकार में भ्रष्टाचार तो नहीं दिख रहा, लेकिन 23,000 से ज्यादा शिक्षकों के अंधेरे भविष्य का उन्हें दर्द जरूर है। सरकारी गाड़ीते चलें, सरकारी सिक्योरिटीते चलें, মানুষ আপনাদের সম্মান করে, আমরাও আপনাদের সম্মান করি। মনে রাখবেন সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, আর আমরা যাদের চাকরি দিচ্ছি আপনারা আপনাদের আইনের খোঁচায়। এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার, সেই জন্যই চ্যালেঞ্জ করে বলছি অর্ডারটাকে আমি জাজকে বলছি না, অর্ডারটাকে বলছি বেআইনি অর্ডার। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना चाहिए, क्यों ना ये स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कैम है। देखिए आज इसी इंक्वायरी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे जो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में है। जिस वक्त ये घोटाला हुआ था तब पार्थ चटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री थे। मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू की। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, जबकि 21 करोड़ रुपए से ज्यादा नोट बरामद हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़ा सा पीछे चलिए। ममता सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की छापेमारी में अर्पिता की प्रॉपर्टी के पेपर मिलने के बाद ईडी घोटाले की कड़ियां जोड़ती चली गई और गिरफ्तारियां होती चली गई। हालांकि ईडी ने पार्थ चटर्जी से जब अर्पिता से संबंधों के बारे में पूछा था तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। अब ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा, तो जानिए क्या क्या उस वक्त मिला था, यह हम आपको बताते हैं। कैश बरामद हुआ था करीब 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए करेंसी मिली थी। इसके बाद विदेशी करेंसी भी बरामद हुई थी, तो लगभग 60 लाख रुपए की। 20 फोन जब्त किए गए थे, कुछ दूसरे दस्तावेज भी मिले थे। तो ये कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो ईडी की तरफ से साझा किए गए थे। इसके बाद अर्पिता और पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ईडी की छापेमारी जारी रही। पूछताछ के बाद ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा, और अब जानिए कि अर्पिता के दूसरे ठिकानों से उस वक्त ईडी को क्या मिला था, यह भी जरा जानिए। वहां से कैश मिला था 27.9 करोड़ रुपए, 2,000 रुपए के कुछ नोट भी बरामद किए गए थे, 5,000 रुपए भी मिले थे। इसके बाद सोना करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपए का, सोने की ईंट 1-1 किलो की 3 मिली थी, सोने के कंगन मिले थे जिनका वजन लगभग आधा किलो था, और सोने के पेन बरामद किए गए थे। तो कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो ईडी की तरफ से उस वक्त बताए गए थे। और आज कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 23,000 लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कोर्ट के फैसले की खास बात यह है कि सोमा दास नाम की एक महिला को मानवता के आधार पर मामले में छूट भी दी गई। सोमा दास कैंसर की मरीज है और कोर्ट ने इस महिला की नौकरी बरकरार रखी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन की डोज को लेकर आजकल सियासत गर्म चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कोर्ट ने केजरीवाल की डाइट पर फाइनल फैसला सुना दिया। केजरीवाल को इंसुलिन लगनी है या नहीं, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा डॉक्टर उनकी जांच करेगा, अब इसका फैसला एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड करेगा और इसका गठन खुद एम्स के डायरेक्टर ही करेंगे। अब तिहाड़ जेल प्रशासन हर 15 दिन में कोर्ट को केजरीवाल की सेहत की रिपोर्ट भी भेजेगा। पूरे विवाद पर कोर्ट और सियासत में क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में देखते हैं।
तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं? क्या केजरीवाल को तिहाड़ में बीमार करने की साजिश की जा रही है? क्या केजरीवाल को मेडिकल बेल के लिए आम आदमी पार्टी गलत आरोप लगा रही है? इन सारे सवालों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने और उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन की मांग वाली याचिका पर फैसला आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एक मेडिकल बोर्ड जरूर गठित किया जाएगा। अदालत ने निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की मांग वाली केजरीवाल की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब इंसुलिन देने या नहीं देने का फैसला एम्स डॉक्टरों की देखरेख में मेडिकल बोर्ड करेगा। कोर्ट ने जेल प्रशासन को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। जहां तक बात इंसुलिन को लेकर है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी। उसमें वो बताएंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है और एक दिन पहले दिए गए इंसुलिन की जरूरत नहीं होने वाले तिहाड़ प्रशासन के बयान को झूठा भी बताया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को निजी डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के मतहत है। जो केजरीवाल के जो लोग हैं या सरकार है उनके मतहत है। अगर कैमरे लगे हैं तो इनके लगाए हुए हैं, वहाँ पर कैमरे हैं, और नज़र रखी जा रही तो इनके कारण से रखी जा रही है। और अगर बाहर का डॉक्टर नहीं देख पा रहा तो जून 2022 के अंदर इन्होंने कानून पास किया था कि जेल के अंदर कोई भी बीमार होगा तो एम्स या आरएमएल के ही डॉक्टर देखेंगे, सरकारी डॉक्टर देखेंगे, प्राइवेट डॉक्टर देखा। ये इन्हीं का कानून पास किया हुआ है। अदालत के आदेश से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं देने की साजिश की जा रही है। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। इस पूरे मामले में INDIA गठबंधन भी कूद पड़ा है। संजय राउत भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंतित हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री है, पूरा बहुमत उनके पास है विधानसभा में, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन आप उनको उनकी दवा उनके साथ नहीं लेने जा रही है, उनके तक नहीं पहुंच रही है, तो आप क्या उनका अंदर हत्या करना चाहते हैं इस तरह से? फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिलेगी या नहीं, ये एम्स के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा। बलराम पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए अब आप समझिए कि केजरीवाल की सेहत सुरक्षित रखने के लिए किस तरह कोर्ट ने तमाम एजेंसियों के साथ साथ खुद केजरीवाल की जवाबदेही भी तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। अरविंद केजरीवाल की सेहत और चिकित्सा जरूरतों के मद्देनजर अगर जरूरी होगा तो एम्स का मेडिकल बोर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी दे देगा। जब जब जरूरत पड़ेगी तब मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में आकर मिलकर उनकी जांच कर सकता है, यह भी आदेश दिया गया है। अभी केजरीवाल को घर से बना खाना मिलता रहेगा, लेकिन यह खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए आदेश के मुताबिक ही होगा। बाद में उनका खाना मेडिकल बोर्ड की तरफ से सुझाए गए डाइट प्लान के अनुसार होना चाहिए, यह कहा गया है। जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित भी करना होगा कि केजरीवाल को मिलने वाला खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ही हो। अगर केजरीवाल इसका पालन नहीं करते तो जेल प्रशासन इसे तुरंत कोर्ट के संज्ञान में जरूर लाए। एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में बोर्ड इस पर भी अपनी राय देगा कि क्या केजरीवाल को अभी तुरंत इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट हर 15 दिन में नियमित अंतराल पर कोर्ट को भेजेगी। और चलिए
अब आपको बताते हैं कि किस तरह इंसुलिन पर तिहाड़ प्रशासन और केजरीवाल की तरफ से विरोधाभासी बयान दिए गए हैं। तो तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक एम्स ने केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता की बात नहीं है, जबकि केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों ने ऐसा नहीं कहा है। तिहाड़ ने कहा कि केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। केजरीवाल ने इसे गलत बताया और कहा कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। इसके अलावा ग्लूकोमीटर की रीडिंग भी दिखाई। दिन में 3 बार शुगर हाई जा रही है, यह भी कोर्ट के सामने रखा गया है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के 6 चरण का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन गुजरात में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज कर ली है। सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चुनाव आयोग की तरफ से बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। सूरत में एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्हाणी का पर्चा रद्द होने के बाद सभी समीकरण बदल गए थे। बीएसपी के कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ने सबसे आखिर में अपना पर्चा वापस लिया और बीजेपी के खिलाफ जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी ने अपने पर्चे वापस ले लिए, जिसका नतीजा आपके सामने है। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण। तो वही ऑपरेशन लोटस होगा। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। तो सूरत सीट बीजेपी के निर्विरोध जीतने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके तगड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आ गई। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर यह कह रहा हूं कि यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है, यह राहुल गांधी ने लिखा है। और अब आपको यह जानना चाहिए कि ये मुकेश दलाल आखिर हैं कौन। दरअसल मुकेश दलाल जो कि जीते हैं, निर्विरोध हो गए हैं वहां से, वो सूरत बीजेपी के महासचिव हैं, सीआर पाटिल के काफी करीबी हैं और अभी एसडीसीए के सदस्य भी हैं। एमसीसी में 3 बार पार्षद हैं। इसके अलावा 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। 1981 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, बीजेपी से जुड़े थे और उसी का इनाम टिकट के रूप में उनको मिला था। और आइए सूरत में बीजेपी की जीत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि तानाशाह की असली सूरत सामने आई। जनता से नेता चुनने का अधिकार छीनना गलत है। संविधान खत्म करने की तरफ एक और कदम है। यह देश को बचाने का चुनाव है, यह संविधान की रक्षा का चुनाव है। हालांकि आपको बता दें कि यहां कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ है और बाकी कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस लिया है। और राजनीति में अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। अब बात करते हैं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की, जो हैदराबाद की हॉट सीट से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही है। उनके एक वायरल वीडियो पर बवाल मच गया है, जो उनके लिए मुसीबत भी बन गया है। दरअसल रामनवमी के मौके पर तीर धनुष चलाने का उनका एक्शन एक समुदाय को पसंद नहीं आया और पूरा मामला सियासी हो गया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी माधवी लता की ये भावभंगिमा उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। रामनवमी की शोभा यात्रा में माधवी का चलाया हुआ मायावी तीर एक समुदाय को चुभ गया और उनके इस अंदाज के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में माधवी लता पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत की। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद माधवी पूछ रही है कि उनके हाथ में तीर धनुष कहां था। उन्होंने जो किया वो बस प्रतीकात्मक था। श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं,
जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। माधवी पर जिस वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है वो 18 अप्रैल की रात का, जब माधवी अपने समर्थकों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुई थी और उसी दौरान उन्होंने तीर चलाने की भंगिमा बनाई, मगर जो तीर चला ही नहीं वो कईयों को चुभ भी गया। और अब माधवी इस मायावी तीर पर एफआईआर के लिए अपने प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। माधवी का आरोप है कि उन पर एफआईआर ओवैसी के इशारे पर हुआ है। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। गड़ी आपका शुरू हो गया। दरअसल ओवैसी ने इस वीडियो में माधवी के तीर मारने के तरीके पर पहले ही आपत्ति जताई थी और माधवी के इमेजिनरी तीर को हैदराबाद के अमन का दुश्मन बताया था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। हालांकि माधवी ने उस वक्त भी कहा था कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था, मगर चुनावी मौसम में माधवी का मायावी तीर ओवैसी और उनके समर्थकों को काफी तेज चुभ गया है। अब देखना होगा कि 13 मई को हैदराबाद की हॉट सीट पर जब माधवी और ओवैसी की वोट फाइट होगी तो ये तीर कितना निशाने पर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माधवी लता पर जो आरोप लगाया है और माधवी लता ने ओवैसी पर जो इल्जाम लगाया है उसके पीछे की कई वजह हैं। सबसे पहले आपको हैदराबाद सीट की डेमोग्राफी समझनी चाहिए। हैदराबाद में आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 59% मुस्लिम हैं, जबकि हिंदू आबादी है करीब 40% और बाकी 1% में ईसाई, जैन और सिख आबादी है, बाकी के लोग रहते हैं। अब माना जाता है कि यही एकमुश्त मुस्लिम आबादी ओवैसी की समर्थक है, जिनकी बदौलत ओवैसी पिछले 4 बार से हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं और उनका परिवार पिछले 40 साल से इस सीट पर कब्जा जमाए बैठा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 53% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी ने 32% वोट हासिल किए थे। इसके बाद आया 2019 का लोकसभा चुनाव और इसमें एआईएम का वोट प्रतिशत बढ़ गया, 59% पहुंच गया और बीजेपी का वोट प्रतिशत घटकर 27% पर रह गया था। यह हैदराबाद सीट। मगर इस बार बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। माधवी लता कौन है? बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है और साथ ही हिंदू चेहरा भी उभर कर सामने आई है। आपको माधवी लता और ओवैसी के बीच तुलनात्मक डिटेल दिखाते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता ये लंदन से बैरिस्टर एट लॉ हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट हैं, पढ़ाई में दोनों ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, 4 बार के सांसद। राजनीति में ताजा एंट्री हुई है, बिल्कुल नई है राजनीति में माधवी लता। इस लिहाज से राजनीतिक अनुभव शून्य है माधवी लता का। 20 साल से लोकसभा सांसद हैं, पहली बार ही कोई चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार सीधा टक्कर असदुद्दीन ओवैसी से माधवी लता की हो रही है। इसके साथ साथ 40 साल से इनके परिवार की सीट है हैदराबाद। लगातार हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनका परिवार जीतता आ रहा है। परिवार राजनीति से बहुत दूर है। माधवी लता के लिए राजनीति नई चीज है, उनके परिवार के लिए भी ये नई चीज है और असदुद्दीन ओवैसी का तो परिवार बहुत पहले से राजनीति में है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक के हुबली में कॉलेज छात्रा की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण कर रही है। बीजेपी ने इसे लव जिहाद बताकर कांग्रेस सरकार पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक छात्रा की हत्या को सियासी मुद्दा बना रही है। कर्नाटक की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कलबुर्गी से धारवाड़ तक संग्राम छिड़ा है। कहीं हिंदू संगठनों का हंगामा है तो कहीं मुस्लिम संगठन भी बंद के जरिए विरोध जता रहे हैं। और इन सबके केंद्र में है धारवाड़ की 23 साल की कॉलेज स्टूडेंट जिसकी 18 अप्रैल को बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी है उसी कॉलेज का स्टूडेंट फैयाज, जो फिलहाल पुलिस की रिमांड में है, मगर बाहर उसकी वजह से बवाल मचा है। चुनावी मौसम में नेहा मर्डर का मुद्दा कर्नाटक के साथ साथ देश की भी सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। खासकर इसमें हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद का एंगल जुड़ जाने से राजनीति और बढ़ गई है। बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में बंद बुलाया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ, और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। हम भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। नेहा के पिता धारवाड़ से। और आइए कर्नाटक से आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में मछली और संतरे के बाद अब सत्तू पर सियासत शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को बिहार आने पर सत्तू पीने की सलाह दी, लेकिन तेजस्वी ने अमित शाह को यह सलाह क्यों दी और तेजस्वी की सलाह के बाद बीजेपी और सहयोगी दल जेडीयू ने क्या कहा, जरा देखिए बिहार की चुनावी थाली से निकली ये रिपोर्ट। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। बिहार का एनर्जी टॉनिक कहे जाने वाले सत्तू की महिमा हर बिहारी जानता है। गर्मी के मौसम में सत्तू बिहार की फेवरेट ड्रिंक है, लेकिन क्योंकि मौसम चुनावी है इसलिए सत्तू भी सियासी हो गया है। चुनावी मौसम में सियासी बयानों की गर्मी ऐसी बढ़ी कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह दे डाली। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमित शाह जी आए। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि तेजस्वी यादव गृह मंत्री को सत्तू पीने के फायदे क्यों गिना रहे हैं। तो इसकी वजह है सिर्फ एक दिन पहले बिहार के कटिहार में रैली करने आए अमित शाह ने लालटेन युग यानी लालू राज की याद दिलाते हुए उस दौर की तुलना जंगल राज से की। कांग्रेस और आरजेडी को पिछड़ा विरोधी बताया। यही बात तेजस्वी को चुभ गई। तो सत्तू पी। लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। तेजस्वी ने शाह को सत्तू के फायदे गिनाए तो बीजेपी और सहयोगी जेडीयू ने पलटवार किया। बयान तेजस्वी ने दिया, लेकिन जेडीयू सत्तू के बयान को लालू तक लेकर पहुंच गई। सत्तू का अनुभव तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में होटवार जेल में
निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था। जी न्यूज़।